हो ही जाता था। 8 घंटे तो लगाने ही पड़ेंगे, इस पेपर में इतना सारा सिलेबस है। करंट अफेयर्स का क्या सोर्स फॉलो किया आपने? करंट अफेयर्स के लिए मैं 2 न्यूज़पेपर पढ़ती थी, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो हमारे साथ है अंबिका रैना मैम, जिनका 164 रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। ये मैम का 3rd अटैम्प्ट था। तो आज हम मैम की स्ट्रैटेजी, जर्नी, बुक लिस्ट वगैरह क्या फॉलो करी, सो आज हम डिस्कस करेंगे। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैम सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। आई एम एन आर्किटेक्ट एंड वही है मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड। कुछ ह्यूमैनिटीज़ में बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो डिज़ाइनर हूँ मैं। एंड दैट्स इट। ओके, अब मैम डिज़ाइनर में तो बहुत ज़्यादा स्कोप है और पर्सनली अपकमिंग जो वर्ल्ड है उसमें आर्किटेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप सिविल सर्विसेज में आ गए हो। तो कहाँ से मोटिवेशन मिला कि आपको सिविल सर्विसेज में आना? तो मैं काम कर रही थी एज एन आर्किटेक्ट इन ज़ूरिक इन स्विट्ज़रलैंड एंड तब मैंने देखा कि एक छोटे से तरीके से, इन अ वेरी स्मॉल वे, आउटसाइड ऑफ माई कंट्री आई वॉज रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री। सो मैं एक बहुत ही छोटी सी विंडो थी टू द वास्ट फिनोमिना दैट इज़ इंडिया फॉर एवरीवन एल्स हु वाज आउटसाइड। एंड ये चीज़ मुझे लगा कि इसका वेट बहुत ज़्यादा है और मुझे वापस आना चाहिए एंड आई शुड सर्व माई कंट्री एंड दैट्स व्हाई आई केम बैक एंड आई डिड दिस। राइट। थोड़ा सा मैम, आर्किटेक्ट आपने जो डिज़ाइनिंग वगैरह करी है तो स्पेशली किस टाइप के, जैसे कुछ लोग होते हैं कह सकते हैं बिल्डिंग्स वगैरह के करते हैं, कुछ लोग अदर टाइप की चीज़ें करते हैं। इन स्विट्ज़रलैंड आई वॉज वर्किंग इन अ फार्मास्यूटिकल आर्किटेक्चर कंपनी। तो हम बायो लैब्स बनाते थे, जैसे कि कोविड में तो बहुत फेमस हो गया है कि बायो लैब का कंस्ट्रक्शन कैसे होना चाहिए। तो दैट वाज माय फील्ड। ओके, सो मैम वो जो फील्ड में आपका जो एक्सपोजर रहा होगा, तो वो इस फील्ड में आपको हेल्प किया यूपीएससी में आपको अच्छी रैंक लाने में या फिर यूपीएससी में सक्सेस पाने? डेफिनेटली, क्योंकि आर्किटेक्चर एक डिज़ाइन फील्ड है एंड डिज़ाइन हेल्प्स यू अंडरस्टैंड डिज़ाइन थिंकिंग, जो कि एक इटरेटिव प्रोसेस होता है जिसमें आप बार बार अपने आइडिया को क्वेश्चन करते हैं, नया इनोवेटिव तरीका लाते हैं उसको अप्रोच करने का, प्रोटोटाइप करते हैं, फीडबैक समझते हैं, रिसोर्स क्रंच होता है, टाइम क्रंच होता है डिज़ाइन में। तो इन सारी चीज़ों से डील करना सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट अटक गया था, तो आई थिंक इस अटैम्प्ट में मुझे ये देखना पड़ा कि कहाँ मैं गलती कर रही हूँ, कैसे मैं अपना स्कोर 680 से बढ़ा के इतना ला पाऊँ कि मैं लिस्ट में आऊँ। और 112 मार्क का मेरा जंप रहा है इस बार, क्योंकि मैं सीखने को तैयार थी कि कहाँ मेरी गलती हो रही है और उसको कैसे इम्प्रूव करना है। राइट। सो इन प्रीलिम्स की अगर मैं ओवरऑल स्ट्रेटजी आपसे जानना चाहूँ या फिर स्टूडेंट्स को आप प्रीलिम्स के बारे में क्या बताओगे कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि आपके तीनों अटैम्प्ट प्रीलिम्स क्वालिफाई किया? हाँ, तीनों अटैम्प्ट आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरे क्वालिफाई हो गए एंड आई थिंक उसके लिए कुछ इंटीग्रल चीज़ें थी जो मैंने फॉलो करी। एक तो था जो सब कहते हैं कि लिमिट योर सोर्सेज एंड ज़्यादा कंटेंट डेवलपमेंट के लिए ना जाएं, बेसिक बुक्स पढ़ें जो सब रेकमेंड करते हैं। एंड उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने करी है वो बहुत सारे मॉक्स दिए और सिर्फ देने के लिए नहीं, पर उनसे हर बार सीखा कहाँ मैं गलत कर रही हूँ, क्या चीज़ मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। और अपने माइंड को ट्रेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अगर क्वेश्चन देख रहे हैं और आप देखें कि वो गलत हुआ है, तो आप समझें कि आपने कैसे सोचा था और कहाँ आपकी सोच में गड़बड़ हुई थी कि अगली बार सेम मिस्टेक आपकी ना हो। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था आई थिंक टू क्लियर प्रीलिम्स। राइट। मैम कितने एवरेज क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते थे प्रीलिम्स में? एवरेज क्वेश्चंस आई थिंक अराउंड 85 to 90 के बीच में। आई थिंक पहली बार मैंने शायद 91 या 92 अटैम्प्ट किए थे, बट बाकी दोनों बार 87, 88 ऐसे। ओके, सो एक टारगेट था कि 85 प्लस करने हो, 90 बिलो? नहीं, ऐसा कोई टारगेट नहीं था। ऑनेस्टली मैं काउंट भी नहीं कर रही थी कि मैंने कितने अटैम्प्ट किए हैं, कितने नहीं किए हैं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है। हर बार एग्ज़ाम का नेचर समझना इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे इस बार मैंने प्रीलिम्स का पेपर देखा, काफ़ी टफ आया था, एलिमिनेशन बहुत मुश्किल था क्योंकि उन्होंने ऑप्शंस ही बदल दिए। तो ऐसे में अपने आप को प्रेशर करना और एक आर्बिट्ररी कंस्ट्रेंट न लगाना कि मुझे इतने तो अटैम्प्ट करने ही हैं, कि उस चक्कर में आपकी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाए, तो ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। आप जितना सही से कर पा रहे हैं, जितना आपको कॉन्फिडेंस है, जितना आप सीखें अपने प्रीलिम से कि किस तरह से मुझे अप्रोच करना है, वो आप अप्लाई करें और राइट जितने होते हैं करें। राइट।
अब मैम प्रीलिम्स में जो फैक्ट वेट डाटा काफ़ी मतलब स्टूडेंट्स सोचते हैं कि फैक्चुअल ये क्वेश्चंस वगैरह, तो उनका नोट्स वगैरह आपने बनाया हुआ, तो प्रीलिम्स के टाइम पे नोट्स वगैरह किस तरीके से हेल्प आए? मैंने एक रजिस्टर बनाया था विच वाज मिशन प्रीलिम्स करके। Okay. और तीनों बार मैंने उसको बहुत ज़्यादा रेफ़र किया, उससे डायरेक्टली बहुत सवाल आए हैं, तो आई थिंक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो जो चीज़ें हम भूलते रहते हैं, जिसको रिवाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे नेशनल पार्क्स हो गए, उनके बारे में डेटा हो गया कि कौन सा एनिमल है, कौन सा रिवर है, ये सब। इकोनॉमिक डेटा हो गया कि कौन सी चीज़ कंसिस्टेंटली इम्प्रूव कर रही है, कौन सी चीज़ में वेरिएशन आ रहा है, या कमिटीज़ हो गई, कमिटीज़ की रिपोर्ट्स हो गई। हिस्ट्री में बहुत सारी कमिटीज़ आती हैं जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनी थी, वैसे टाइप की चीज़ें। क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, एंशंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी के काफ़ी सारे मैप्स प्रैक्टिस मैंने बहुत किया था, जिससे कि पता चलता है कि प्लेसेस इन न्यूज़ क्या है। जैसे इस बार भी यूक्रेन के बारे में काफ़ी सारे सवाल आए, एंड ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैंने एक कंपेंडियम टाइप्स बनाया था, जो मैं रोज़ रात को सोने से पहले एक बार पढ़ लेती थी उसको, बिकॉज़ ये चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं अगर आप उसको बार बार रिवाइज़ ना करें, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा है। ओके, और मैम मेंस के बारे में बताइए कि मेंस की क्या स्टेट जो? तो मेंस मैंने 3 बार दिया। पहली 2 बार मेरे 680 के अराउंड आए, इस बार 792 आए हैं। तो ये जंप ऐसा है कि मैंने अपनी अप्रोच में डिफरेंस देखा। मैंने देखा कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि यूपीएससी तो बहुत वास्ट है, यूपीएससी का तो कोई सिलेबस ही नहीं है और ये इतना अनप्रेडिक्टेबल है, उनको ब्लेम देने के बजाय मैंने सोचा मैं खुद में क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, मैं कैसे इसको समझने की ज़्यादा कोशिश कर सकती हूँ, मैं कैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकती हूँ। तो मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को काफ़ी रेफ़र किया, सिलेबस को अच्छे से समझा, हर एक टॉपिक से किस तरह के सवाल आ रहे हैं वो देखे, टॉपर्स कॉपीज़ काफ़ी रेफ़र करी। इस बार मैंने ऐसे और एथिक्स में भी बहुत मेहनत करी थी। यहाँ मनोज झा सर हैं जीएस कोर में, उन्होंने काफ़ी गाइड किया मुझे कि कैसे आपको थॉट प्रोसेस बदलना है, अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है ताकि आपकी अप्रोच सही हो। सो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते मैंने मेंस दिया। जो मैम आपका ऑप्शनल है उसको कैसे अप्रोच कर? ऑप्शनल मेरा PSIR है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड तीनों बार मैंने इसकी गाइडेंस शुभ्रा रंजन मैम से ली है, उनका क्रैश कोर्स फॉलो किया है, और कोई मेरा सोर्स नहीं रहा है इस ऑप्शनल में। लोग OP गोबा पढ़ते हैं, ये बाकी कोई बुक्स पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने नहीं रेफ़र करी क्योंकि मेरा ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड नहीं था बिल्कुल भी। तो एक ऐसे सब्जेक्ट को इतनी डेप्थ में समझना, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक ही सोर्स फॉलो करें और उसको अच्छे से पढ़ें। मैंने काफ़ी सारे कीवर्ड्स के नोट्स बनाए थे, जैसे पेपर 1 में बहुत सारे थिंकर्स हैं, उनके बारे में छोटे नोट्स बनाए थे, एंड उनको बार बार पढ़ के ही मैंने प्रैक्टिस करी। मैम मेंस में जैसे कि करीब 9 पेपर होते हैं और जो टाइम गैप मिलता है वो काफ़ी कम रहता है, उस टाइम पे कैसे मैनेज करते थे आपने, क्योंकि 3 टाइम मेंस लिखे? हाँ, वो काफ़ी एग्जॉस्टिंग होता है ऑनेस्टली। जिसने भी मेंस लिखा है उसी को पता है कि कितना इट टेक्स अ टोल ऑन योर माइंड एंड बॉडी बोथ, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एंड पहली 2 बार मैंने ऑनेस्टली प्रैक्टिस नहीं करी थी कि मैं बैक टू बैक 3-4 दिन 2-2 एग्ज़ाम्स लिखती रहूँ, और पहली बार जाके मैं ऐसे लिख रही थी, मैक्सिमम मैं एक एग्ज़ाम लिखती थी एक दिन प्रैक्टिस के लिए। पर तीसरी बार मैंने आई मेड इट अ पॉइंट दैट आई हैव टू prepare myself well for what's coming. So before the paper itself, there were many days that 3 days consecutively मैंने 2-2 पेपर लिखे बैठ के। जिस दिन थोड़ा लेज़ी फील करती थी तब ऐसे लिख देती थी एक आधा, बट वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस। ओके, जैसे पेपर आप दे रहे थे तो कोई क्वेश्चन आपने छोड़ा है मेंस के टाइम पे, या फिर सारे अटैम्प्ट किए हैं, या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस के लिए तो हमारे पास टाइम होता है, उनको बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं, लास्ट में जब टाइम कम बचता है तो किसी क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट में लिख के कंप्लीट कर? नहीं, इस बार ऐसा नहीं किया मैंने, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा मैंने, एंड आई डोंट थिंक आप अफोर्ड भी कर सकते हैं क्वेश्चन छोड़ के मेरिट में आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक क्वेश्चन की वेटेज बहुत होती है, और अगर आपको उसमें 3-4 मार्क्स भी मिल रहे हैं तो कोई भी लेगा उतने मार्क्स। आई थिंक लास्ट में मेरिट में बहुत फ़र्क पड़ जाता है, तो यू कांट अफोर्ड टू लीव क्वेश्चंस एट ऑल। बी वेरी केयरफुल अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट, और ये चीज़ आंसर राइटिंग स्किल्स से ही आती है। अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप देख चुके हैं कि आपको कितना टाइम लग रहा है एक आंसर करने में,
तो उस हिसाब से अपने टाइम को डिवाइड करिए एंड पेपर ज़रूर पूरा करके आइए। हाँ राइट मैम।